नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह आप लोगों को कोचिंग जंक्शन के इस प्लेटफॉर्म से प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कोरोना जैसे इस महामारी के दौर में भी अपने आप का ख्याल, अपने निकट संबंधियों का ख्याल, अपने परिवार का, समाज का, सबका ध्यान दे रहे होंगे और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए कंपटीटर होने के नाते हुआ है पढ़ाई में रेगुलरिटी, उसको भी आप जारी रखे होंगे, बनाए रखे होंगे। तो पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम में आप लोग देख रहे थे कि संविधान का हम लोगों ने एक बार पूरा एक अध्ययन किया, समग्र अध्ययन जिसको कह सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग अब आज देख रहे हैं कि जो भारतीय संविधान के अधीन 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल जो हैं, उनके विषय में आज एक अ, अध्ययन किया जाएगा। ठीक है ना, कि इन सूचियों में क्या क्या है, अनुसूचियों में, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे यहाँ से भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो कभी कभी डायरेक्ट आर्टिकल से पूछा जाता है प्रश्न, कभी कभी कंसेप्ट बना करके पूछा जाता है, अप्लाइड पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, गवर्नेंस का पार्ट। कभी कभी आपसे अनुसूचियों को लेकर के पूछा जाता है और आपके दिमाग में अनुच्छेद भरा होता है, आंसर होता है शेड्यूल्स में, ऑप्शन भी दिख रहा होता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्रश्न गलत आ गया, इसमें आर्टिकल नहीं पूछा, अनुसूचियां पूछ दिया है। तो उन तमाम चीज़ों से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इस क्लास के माध्यम से आज यह उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का बस जो कन्फ्यूजन है वह दूर किया जा सके। तो देखा जाए एक सरसरी नज़र से कि क्या क्या चीज़ें हमारे इन सूचियों के अंतर्गत दी गई हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है डिफरेंट शेड्यूल्स एंड रिलेटेड सब्जेक्ट्स। ठीक है ना, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, संघ राज्य और संघ शासित क्षेत्र है। संघ है, राज्य और संघ शासित क्षेत्र है। तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 1 को रिलेट करिए। आर्टिकल 1 यहां पर शेड्यूल फर्स्ट है, शेड्यूल फर्स्ट, और इसी के साथ यहां पर प्लस क्या कर लीजिए, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 तो यह क्या कहता है, कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो कहता है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि भारतीय संघ वास्तव में है क्या। ठीक है ना, तो हमने आपको पिछले क्लासेज में बताया भी है कि भारत में जो संघ शब्द लिया गया है, यूनियन शब्द लिया गया है, इसका वर्णन आपको कहां पर दिखेगा, कनाडा के संविधान से। कहां से, कनाडा के संविधान से। और यहां पर जो संघ शब्द जोड़ा गया है, दैट इज इंक्लूडेड बाय कंपल्सन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, यह समझौते के परिणाम स्वरूप नहीं जोड़ा गया है बल्कि एक मजबूरी में इसको जोड़ा गया है। तो बहुत बार आप देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, गोवा को देख लीजिए, हैदराबाद स्टेट को देख लीजिएगा, हैदराबाद, इसके बाद जूनागढ़, जूनागढ़। ठीक है ना, इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें, J&K। ठीक है, मणिपुर की बात करें, तो जब भारत आजाद हुआ तो आप देखते हैं उसके अधीन कितने राज्य थे, कुल कितने प्रिंसली स्टेट थे, तो 565, 565 ऐसे स्टेट्स थे जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन नहीं थे, ब्रिटिश साम्राज्य या सम्राट के अधीन नहीं माने जाते थे। ऐसे 565 रियासतें थी, इन्हें प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है, देसी रियासतें कही जाती हैं, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है ना, और इन्हें क्या दिया गया था, इन्हें आप देखते हैं प्रिवी पर्सेज की व्यवस्था की गई थी। किसकी, प्रिवी पर्स। तो हिंदी में जब आप देखते हैं या इंग्लिश में भी यही शब्द बोला जाता है, प्रिवी पर्स। तो प्रिवी पर्स क्या होता है, प्रिवी पर्स होता है रजवाड़ों को दिया गया विशेषाधिकार, रजवाड़ों को दिया गया विशेषाधिकार। तो प्रिवी का मतलब यहां प्राइवेट है और पर्स मतलब जो पॉकेट आपका होता है। ठीक है ना, तो वह उनको दिया गया एक ऐसा विशेषाधिकार था जिसके अधीन वो अपनी स्वायत्तता का एंजॉय कर रहे थे। तो आप देखते हैं कि 1971 में इस प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, तो उनके नेतृत्व में इसको समाप्त किया गया, इट वॉज एबॉलिश्ड। ठीक है ना,
इंदिरा गांधी भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, 1971 की बात है, और इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया प्रिवी पर्सेज को। यह प्रिवी पर्स बताया आपको क्या था, राजाओं को, रजवाड़ों को दिया गया विशेषाधिकार, क्योंकि इनकी संख्या देखिए 565 थी, ठीक है ना। इसके बाद जो मेजर स्टेट थे उसके अंतर्गत इन 565 में गोवा था, हैदराबाद था, जूनागढ़ आप देख सकते हैं, J&K देख सकते हैं, मणिपुर देख सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे रजवाड़े थे। राजस्थान में अकेले करीब 225 के आसपास रजवाड़े थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे रजवाड़ों ने तो स्वतंत्र रूप से भारतीय संघ को ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये ऐसे रजवाड़े हैं जिनकी बात हो रही है। यहाँ पर पुलिस कार्रवाई की गई गोवा में, हैदराबाद में निजाम के साथ सेना भेजी गई, ठीक है ना, निजाम के साथ पास जो है क्या भेजी गई, सेना भेजी गई। वहाँ पर सेना के पहुंचते ही तब निजाम ने सरेंडर किया और तब उसने भारतीय संघ में विलय का प्रस्ताव हस्ताक्षर किया। इसके बाद हम देखते हैं कि जूनागढ़ स्टेट, यहाँ पर भी वही स्थिति थी, तो पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको मिलाया गया। जम्मू एंड कश्मीर आप देखते हैं कि इसको शामिल किया गया कब, जब 1947 अक्टूबर में भारत अभी आज़ाद ही हुआ था, पाकिस्तान नया नया बना था। तो आप देखते हैं 5000 कबायली उधर के सीमा से और भारत में प्रवेश करते हैं, तो कहा जाता है वो कबायली नहीं थे बल्कि पाकिस्तान की सेना थे। कारण क्या था कि जम्मू कश्मीर उस समय भारतीय संघ के अधीन था नहीं। तो उसके बाद 1948 में जाकर के समझौता होता है राजा हरि सिंह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में, और इसे भारतीय संघ के अधीन शामिल किया गया। और अनुच्छेद 370 का उपबंध 1948 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया, बनाया गया उसको, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष राज्य का दर्जा, जिसमें उसका अपना संविधान होगा, दोहरी नागरिकता होगी, डोमिसाइल जो अनुच्छेद 35 के अंतर्गत 1954 में जोड़ा गया। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से 35A को 1954 में जोड़ा। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप यह देख रहे हैं कि कैसे इन रजवाड़ों को भारत में शामिल किया गया। तो कहीं प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, कहीं युद्ध जैसे सिचुएशन थे, या कहीं सेना के द्वारा, तो इस प्रकार से इनको शामिल किया गया। तो इस प्रकार से भारतीय संघ जो है, यूनियन, यह बनता है। और साथ ही साथ इसके राज्य की बात हो रही है, तो आज आप देख रहे हैं कि कितने राज्य, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, यह सब आपको बताए जा चुके थे। तो इनका जो पूरा वर्णन मिलता है वह कहाँ पर मिलता है, तो कहता है शेड्यूल 1 के अंतर्गत मिलता है। इसमें संघ की परिभाषा दी गई है और इसमें जो राज्य हैं उनकी परिभाषा दी गई है, ठीक है। तो कितने संघ एक है जिसे हम भारत कह रहे हैं, तो उस भारतीय संघ के अधीन बहुत सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वह सब मिल करके शेड्यूल 1 में उसका वर्णन देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। हमने कहा कि एक समरी आपको बता रहा हूं, यह चीजें अलग अलग जगहों पर बताई गई हैं, 370 भी पढ़ाया गया, 35 से भी पढ़ाया गया। तो उन समरीज के माध्यम से आपको यह बताया जा रहा है कि एक तरीके से रिमाइंड भी कराया जा रहा है कि कैसे कैसे चीजें यहाँ जुड़ी, ठीक। आगे थोड़ा देखा जाए, कह रहा है शेड्यूल 2, इसके अधीन क्या कह रहा है, कह रहा विभिन्न पदाधिकारियों के लिए वेतन भत्ते, विभिन्न पदाधिकारियों के लिए वेतन और भत्ते। तो कौन कौन पदाधिकारी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इसके बाद आपके जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, इसके बाद आप गवर्नर देख लीजिए, स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर, इसके बाद आप देख लीजिए कि स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ठीक है ना। तो इनका भी यहाँ पर उपबंध किया गया। ऐसे तमाम पद हैं जो यहाँ पर शेड्यूल 2 के अंतर्गत दिए गए हैं और उनके वेतन और भत्ते इसी शेड्यूल 2 में वर्णित उपबंधों के अधीन दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम अगर एक लाइन में बताएं तो जितने भी संवैधानिक पद हैं भारत में, उनमें अधिकतम का वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है, खास करके इन पदों के लिए बात हो रही है,
इनका सबका वेतन भत्ता जो शेड्यूल 2 अनुसूची 2 में वर्णित प्रोविजंस हैं, उपबंध दिए गए हैं, उन्हीं के अधीन भारत की संसद के द्वारा विधि निर्माण करके दिया जाता है। विधि निर्माण का अधिकार यहाँ किसको दिया गया है? कहता है यूनियन लेजिस्लेचर को, संघ की संसद को, संघ की विधायिका को, उसको दिया गया है। ठीक है ना, जो भी वेतन भत्ते समय समय पर निर्धारित किए जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें कि वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है, तो अभी याद कर लीजिए कि जो इनके वेतन और भत्ते हैं यह है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जिसे हम भारत की संचित नीति कहते हैं, भारत की संचित नीति कहते हैं। संचित निधि। और दूसरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, इसके अधीन अगर हम देखें तो दिए जाते हैं। तो अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात करें, गवर्नर की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर की बात करें, तो इन्हें राज्यों से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। ठीक है ना, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और बाकी हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे हैं, तो यह केंद्र की संचित निधि से, संघ की संचित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। लेकिन नियम कह रहा कहां पर दिया गया है? तो कह रहा है कि शेड्यूल 2 अनुसूची 2 के अधीन यह उपबंध है किया गया। संसद समय समय पर विधि के द्वारा इसका निर्धारण करती रहती है। ठीक है ना। इसके बाद आगे थोड़ा सा देखा जाए, तीसरी अनुसूची, इसके अधीन क्या कह रहा? शपथों का प्रारूप। ठीक है ना, ओथ एंड अफर्मेशन जिसे कहा जाता है, ओथ एंड अफर्मेशन। तो यह जो ओथ एंड अफर्मेशन है, इसका जो ड्राफ्ट दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अभी जितने पद आपको शेड्यूल 2 में बताए गए हैं, शेड्यूल 2 में जितने पद बताए गए हैं, उन सब का जो शपथ ग्रहण होता है वह कहाँ से होता है? तो कह रहा है कि जो तीसरी अनुसूची में दिए गए नियम हैं उनके द्वारा, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनका शपथ ग्रहण किया जाता है। ठीक है ना। तो यह चीज आपको अनुसूची 3 के अंतर्गत दी गई है। ठीक, तो 2 और 3 चूंकि रिलेटेड हैं, वही सारे पद वहां हैं जिनका वेतन दिया जा रहा है, वही सारे पद हैं जो शेड्यूल 3 में क्या कहा जा रहा है कि इनका शपथ ग्रहण है। तो बस इतना याद रखना है कि शेड्यूल 3 में जो है ओथ एंड अफर्मेशन है, उसका फॉर्मेट है, और शेड्यूल 2 में क्या है? सैलरी एंड एम्यूलमेंट्स। ठीक है ना, भत्ता जिसे कहते हैं, वह सारी चीजें दी गई हैं। आगे देखा जाए थोड़ा, चौथी अनुसूची, तो यहां पर चौथी में क्या कह रहा है? विभिन्न राज्यों को राज्यसभा में प्राप्त प्रतिनिधित्व है। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स इन द राज्यसभा, यह चीज यहां पर दी गई है। ठीक है ना। तो जो रिप्रेजेंटेशन की बात यहां पर की जा रही है राज्यसभा में, तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है? तो जनसंख्या के हिसाब से जो लोकसभा के लिए नियम लागू है, जो विधानसभा के लिए नियम लागू होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग कह रहा है, वही सेंसस, वही रेशियो, वही जनसंख्या का जो सर्वे किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर विभिन्न राज्यों को राज्यसभा में सीटें प्रदान की गई हैं। तो अगर हम यूपी के खाते में यहाँ पर बात करें कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, तो यूपी के पास, यूपी के खाते में राज्यसभा में 31 सीटें, कितनी? 31 सीटें प्राप्त हैं। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है
कि यूपी के पास राज्यसभा में सीटें हैं कितनी, 31। लोकसभा में 80 80 की बात हो रही है, ठीक है ना। विधानसभा के कितने सीटें हैं यूपी में, 403। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, 100, एग्जैक्ट 100, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या बता रहा है कि 90 सीटें इलेक्शन के द्वारा होती हैं विधान परिषद में, और 10 सीटें राज्यपाल को मनोनीत करने का अधिकार है, ठीक है। तो यह तमाम चीजें यहाँ पर बात इसकी हो रही है, सिर्फ राज्यसभा में सीटों का आवंटन यहाँ पर बात हो रही है। तो इसलिए राज्यसभा आपको बता रहा हूं कि जो 31 सीटें हैं वह यूपी के खाते में राज्यसभा में हैं, लेकिन लोकसभा याद करने के लिए बता रहा हूं कि 80 सीटें याद रखेगा, विधानसभा 403, विधान परिषद अगर बात करें तो 100 सीटें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। आगे देखा जाए तो पांचवी अनुसूची में क्या कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन संबंधी उपबंध। लेकिन 5वीं अनुसूची में क्या कह रहा है कि आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य को छोड़कर अन्य जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है ना। यह चीज यहां पर दी गई है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन तो दिया गया है, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों का प्रशासन यहां पर दिया गया है। भारत के विभिन्न राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, उसके लिए विशेष व्यवस्था जो की गई अनुच्छेद 371 के अधीन आपको बताया गया, वह चीजें दी गई हैं यहां पर। लेकिन अनुच्छेद 371 याद रखिएगा, लेकिन कह रहा है कि इसमें 4 राज्यों को छोड़ करके, आसाम को, मेघालय को, मिजोरम को और त्रिपुरा को छोड़ करके, यह 4 राज्य अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन शेड्यूल 5 या अनुसूची 5 के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है ना। तो यह उपबंध आपको यहां पर ध्यान देना है कि इन 4 राज्यों को छोड़ करके। आगे 6ठी अनुसूची में कहता है कि आसाम, देखिए यहां क्लियर भी कर दिया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यही 4 राज्य हैं। तो कह रहा है कि इन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है, तो यहां पर इनके लिए विशेष प्रोविजन, विशेष उपबंध किया गया है इन जनजातीय क्षेत्रों के लिए, ठीक है। तो यह चीज आपको याद रखनी है दोस्तों कि यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5वां और 6ठा जो शेड्यूल है, ठीक है ना। 5वें में तो जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन कहा जा रहा है, लेकिन इन 4 राज्यों को छोड़ करके, और 6ठे में इन्हीं 4 राज्यों के लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहां पर देख सकते हैं कि जो 5वां और 6ठा शेड्यूल है, इसमें अंतर क्या है, 5वें और 6ठे शेड्यूल में अंतर क्या है, यह बहुत स्पष्ट आपको यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि 7वीं अनुसूची में, तो कहता है कि शक्तियों के विवरण नहीं है बल्कि वितरण है, वितरण। तो इसको संघ सूची की बात है, यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट की बात हो रही है, और फिर कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना, कंकरेंट लिस्ट की बात हो रही है। और इसके अधीन जो है कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, कितने विषय का बात किया गया है, तो आपको पिछले क्लास में बताया गया, संघ सूची में कितने विषय हैं, राज्य सूची में कितने हैं, समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं, यह चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। तो एक तरीके से आपका रिवीजन भी होता जाएगा, आप थोड़ा सा वर्क भी करेंगे यहाँ पर, और पूछा भी जाता है प्रश्न यहाँ से। कंकरेंट लिस्ट का जो प्रोविजन है यह कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का उपबंध लिया गया है, ठीक है ना। यह भी आप याद कर लीजिएगा, समवर्ती सूची यह है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस प्रकार से
यह सारे उपबंध जो है यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखा जाए तो क्या कह रहा है कि 8वें के अधीन क्या क्या चीजें दी गई हैं। 8वें में दिया गया है भाषाओं का उल्लेख। कितनी भाषाओं का? तो 12 भाषाओं का। तो यह कौन सी भाषा हैं? जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं। तो स्थानीय भाषाओं में जो भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसी भाषाएं हैं जिसे आंचलिक भाषा कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है, स्थानीय भाषा कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज कहा जाता है, रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। तो कुल कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? तो कह रहा है कि 22 भाषाओं का वर्णन यहाँ पर किया गया है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है ना, तो उनकी समरी है, आप उसको देख सकते हैं कौन कौन सी भाषाएं उसके अंतर्गत दी गई हैं। देखने के लिए यह बात बता रहा हूँ। तो आपको कम से कम यहाँ पर ध्यान देना है कि किस अनुसूची में क्या क्या चीजें दी गई हैं, इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए। और जो बेसिक चीजें अंदर जाकर के थोड़ा समय अभी बताया आपको, अलग अलग जहां जरूरी है उसका भी ध्यान आपको देना है। ठीक, आगे देखा जाए तो यहां पर नवीं अनुसूची आप देख सकते हैं। नवीं, तो नवीं में क्या कह रहा है कि भूमि सुधार, यह काट दीजिए, क्या कह रहा है कि भूमि सुधार विधियों का विवरण जो न्यायिक समीक्षा से परे है। ठीक है ना, तो इसको जो है नवीं अनुसूची को, इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। अमेंडमेंट 1951 में इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो किसकी बात होती है? यहां पर बात हो रही है लैंड रिफॉर्म की। किसकी बात हो रही है? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म। तो आप जानते हैं कि भारत में जमींदारी प्रथा प्राचीन काल से व्याप्त थी। गांव में एक व्यक्ति जमींदार होता था, बाकी भूमिहीन हो जाते थे। तो यह एक ऐसी प्रथा थी जिसको हम यह कह सकते हैं कि संपत्ति का असमान वितरण था। प्रॉपर्टी वॉज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ 1 or 2 persons इन एवरी विलेजेज। तो इस प्रथा को, जो एक दुष्प्रथा भी हम कह सकते हैं, कुप्रथा भी कह सकते हैं, या यह कह सकते हैं कि भारत में गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण क्या था? जमींदारी थी। कि भैया क्या जमीन ईश्वर के यहां से लेकर के आप आए हुए थे, या उसके पीछे कोई कानूनी आधार था? तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो संपत्ति का वितरण था यह अवैध था, इलीगल था। भले बाद में कानून के दायरे में आपको जमींदार के रूप में कानून ने मान्यता दे दिया, लेकिन कानून ने अगर उसकी समीक्षा की होती तो पता चलता नहीं कि जमीन तो कोई लेकर के आया नहीं था ऊपर से। ठीक है, तो जिस पहले व्यक्ति ने भी जमीन पर कब्जा किया होगा उसको देकर के अन्य तमाम लोगों ने जमीन पर कब्जा किया होगा। तो माइट इज राइट, जो हाब्स को आप पढ़ते हैं, माइट इज राइट, या जब हमने कहा कि हाब्स को आप पढ़ते हैं कि जिसके लाठी है उसकी भैंस, तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां पर यह चीज जो है दिया गया था। तीसरी को भूमि सुधार की जरूरत पड़ी। ठीक है, लेकिन पहला जो संविधान संशोधन 1951 में होता है लैंड रिफॉर्म को लेकर के, यह पर्याप्त नहीं था। यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि उसके बाद भी भारत में जमींदारी कहीं न कहीं लागू थी। उसके पीछे कारण क्या था कि जो हमारी राजनीतिक दल थे उनके अंदर जो सांसद जीत करके जाते थे, विधायक जीत करके जाते थे, वह भी कहीं न कहीं जमींदार थे। ज्यादातर कौन होते थे? जमींदार फैमिली से होते थे। तो बाद में इन्हीं को नाम दिया गया सिंडिकेट्स। कांग्रेस पार्टी का जब विभाजन हुआ देखिए तो क्या नाम दिया गया? सिंडिकेट्स इन्हें कहा गया। तो सिंडिकेट्स हुआ थे जो जमींदार हुआ करते थे। ठीक है ना, तो इंदिरा गांधी से इनका एक मतभेद हुआ जब उन्होंने सोचा कि भूमि सुधार को ठीक से लागू किया जाए, तो उनके आड़े कौन आया? उनके मार्ग में बाधा का कौन काम किया? तो वही सिंडिकेट्स, जो चाहते नहीं थे कि जमींदारी किसी भी रूप में लागू हो। तो बाद में आप देखेंगे कि इसे समाप्त कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार वास्तव में संपन्न किया जा सका कायदे से। 44वें संविधान संशोधन 1978 में, जिसमें क्या कहा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट या कानूनी अधिकार के रूप में घोषित किया गया। तो जैसे ही फंडामेंटल राइट से या लीगल राइट में आया
तो कहीं न कहीं अब लोगों को यह बताना जरूरी हो गया कि जो संपत्ति आपने अर्जित की है वह कानूनी रूप से सही प्रक्रिया का पालन करके हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब जब लीगल प्रोसीजर देखा गया वहां पर, तो बहुत सारे लोगों के लिए एक फिक्स किया गया, या सबके लिए, कि अधिकतम कितनी जमीन एक व्यक्ति एक्वायर कर सकता है, एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम कितनी जमीन हो सकती है। तो सरकार ने जब इसको फिर से रिलिमिटेशन एक्ट पास किया, कि मतलब उसमें फिर से निर्धारण किया कितने व्यक्तियों को अधिकतम इतनी ही जमीन रख सकते हैं, तो कहीं न कहीं इसके द्वारा यह पहला संविधान संशोधन भी जाकर के पूरा हो सका। और इसे कहां जोड़ा गया? अनुच्छेद 301 में, 300 ए में जोड़ा गया, 300 ए, विधिक अधिकार के रूप में, लीगल राइट के रूप में। तो अब आपको यह बताना पड़ता था कि नहीं, जो संपत्ति हमारे पास है वह विधिक रूप से वैध है अथवा नहीं, या विधिक है अथवा नहीं, कानूनी है अथवा नहीं है। ठीक है। तो अब टैक्स का भी एक मामला यहां पर बना। तो कहने का मतलब है कि सरकार ने कहीं न कहीं शिकंजे में लेना शुरू किया नए नए कानूनों के माध्यम से। तो विधायिका इसके लिए थैंकफुल है, उसे थैंक्स कहना चाहिए कि उसने बहुत सारी चीजें फिर बाद में संविधान संशोधन के द्वारा लागू की। हालांकि हमने कहा कि पहला ही संविधान संशोधन इसको लेकर के हुआ, यह लागू भी हुआ, लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं, जैसे हमने कहा कि बिहार है, बहुत सारे दक्षिण के राज्य हैं, वहां पर देखिए अभी जमींदारी प्रथा कहीं कहीं दिखती है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास 500 बीघे जमीन है, 1000 बीघे जमीन है, लेकिन यूपी जैसे राज्य में अगर आप देखेंगे तो हम सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम जमींदारी यहां से टूटे और सबके पास जमीन का एक बंटवारा होने लगा। ठीक, आगे देखा जाए तो दसवां जो है यह है अनुसूची, क्या है? तो कहता है दल बदल निरोधी प्रावधान, तो इसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है ना, दल बदल निरोधी प्रावधान। तो यह जो है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया। अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में राजीव गांधी की सरकार थी, तो वहां पर इसे शामिल किया गया। अब इसमें नियम क्या बनाया गया कि यदि कोई सांसद या विधायक चुनाव जीतता है किसी पार्टी से और वह पार्टी छोड़ दे, तो उसके लिए नियम बनाया गया कि कम से कम 1/3 सदस्य जो दल छोड़ रहे हैं वह एक साथ हों तो नए दल का गठन कर सकते हैं, नए दल का गठन कर सकते हैं, या 1/3 संख्या अगर उनकी है तो वह किसी अन्य दल में शामिल हो सकते हैं। तो दल के बदलने पर एक तरीके से यहां नियंत्रण लगाया गया। किस पर? दल बदलने पर। तो आप जिस पार्टी से चुनाव जीत करके आए, आप सांसद बने, आप विधायक बने, उसके बाद कहीं न कहीं यहाँ पर यह नियम इसलिए जरूरी हो गया था कि भय सताने लगा था कि जो सांसद हैं, विधायक हैं, किसी पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं पर दूसरी पार्टी में सरकार बनाने के लिए शामिल हो जा रहे हैं। ठीक है ना। यह घटना 1977 में पहली बार केंद्र में हो चुकी थी, राज्यों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था मामला। तो यहाँ राजीव गांधी जी ने इस दल बदल पर एक नियंत्रण स्थापित करवाया विधायिका के माध्यम से। तो संसद ने यह कानून परिवर्तन किया, लेकिन पूछा जाता प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। तो यहाँ पर कह रहा 52वां संविधान संशोधन, इसको लागू किया गया। ठीक है। इसके बाद देखिए कि इसमें एक और चीज जोड़ी गई। तो शेड्यूल 9 अब आपको समझ में आ गया होगा कब जोड़ा गया। 1985 में कानून बना और 1986 में इसको शेड्यूल 10 को जोड़ा गया। शेड्यूल 10 अनुसूची 10 को कब शामिल किया गया? कह रहा है 1986 में। ठीक है ना। इसके बाद अगर यहां पर देखा जाए तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ। दो 2003 में। तो यहां पर क्या किया गया? यह भी इसी में जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में। तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, भारत के एनडीए की सरकार थे, ये एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर देखिए 91st में क्या किया गया कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 15%। ठीक है ना। तो कहता है कि मंत्री कितने हो सकते हैं? तो कहता है कुल सदस्यों का 15%।
उस सदन के, लोकसभा का मामला है तो लोकसभा का 15%, और राज्यसभा सॉरी विधानसभा का मामला है तो विधानसभा का 15%। ठीक है, क्योंकि हमारी सरकार कहाँ से मानी जाती है? लोकसभा से। राज्य में बात करें तो विधानसभा से मानी जाती है, तो उन्हीं का 15% की बात यहाँ पर हो रही है। तो मान लीजिए 545 सांसद हैं, तो 545 लोकसभा में, तो इनका 15%, इनका 15%। तो यह चीज निर्धारित की गई। उसका कारण क्या था? आप देखे होंगे कि 1989 से लेकर के और 2014 तक यह गठबंधन की राजनीति का दौर था केंद्र में। किसकी? गठबंधन, कोalition पॉलिटिक्स, गठबंधन की राजनीति का दौर था। ठीक है ना, एरा ऑफ कोalition पॉलिटिक्स। और यह 25 साल का दौर था, पूरा का पूरा 25 वर्ष। तो इसमें आप देखो कि कितने बार लोकसभा का चुनाव हुआ, पता लगा साल भर सरकार चली, 6 महीने सरकार चली, 13 दिन की सरकार चली, 13 महीने की सरकार चली। ठीक है, तो इस तरीके की तमाम घटनाएं यहां पर हो रही थी। ठीक, तो यहां पर इसमें संशोधन किया गया और यह कहा गया कि अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 15%। तो लोकसभा की अगर 545 का 15% हम निकालें तो संख्या आप देख रहे होंगे करीब 82 के आसपास जा रही होगी। कितनी? 82 के आसपास। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे देखा जाए। आगे आप देखिए 11वां शेड्यूल क्या है? अनुसूची 11 तो कहता पंचायती राज। क्या है? पंचायती राज। या ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, इसी को कहा जाता है ग्रामीण स्थानीय प्रशासन। ठीक है, इसको कहा गया, इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन संशोधन 1992 में जोड़ा गया इसे। ठीक है ना, तो स्थानीय प्रशासन को क्या दिया गया? जो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया था, इसको संवैधानिक दर्जा यहां पर प्रदान किया गया अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। कहां पर? अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। तो आप बता रहा, देखिए वहां पर कितने विषय हैं? कह रहा 29। तो टोटल सब्जेक्ट्स जो उसके अंतर्गत हैं 29 हैं, 29 हैं। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कितनी? 11वीं। ठीक है, अब 11 हो गया भैया। 12वां देखा जाए, सेम प्रोसीजर है 12वीं के लिए। यहां पर कह रहा है कि 12वीं भी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही, ईयर इसका भी यही है, स्थानीय नगरीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन यहां पर जोड़ा गया। इसे किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? 243 का, 243 का या ए। तो यहां पर इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? लोकल रूरल सॉरी लोकल अर्बन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, इनको जोड़ा गया, लोकल अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, इनको जोड़ा गया। तो इस प्रकार से आप देखें कि कैसे भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां आई। तो 8 तो जब संविधान बना था तब थी, 9वीं पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में पास हुआ, 86 में इसे जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद 11वें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, 12वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही जोड़ा गया। तमाम चीजें यहाँ पर आपको बताई गई। स्थानीय प्रशासन, नगरीय प्रशासन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल 18 विषय दिए गए हैं। कितने? 18। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि यह हमारी अनुसूचियां हैं, जिससे हमने एक समरी के रूप में, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया, लेकिन वह हर चीज आपको बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा और इससे कम आपको आना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो इस हिसाब से एक प्रोफेशनल
टीचर के रूप में अगर मैं बात करूं, एग्जाम के नेचर या मोड के रूप में बात करूं, तो यह चीज़ें आपको इसी रूप में याद रखनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और आप लोग इसको ध्यान से सुनेगा, और जो भी चीज़ें प्रश्न होंगे आप उसको हमारे व्हाट्सएप पे भी टाइप कर सकते हैं, दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी जो पॉलिटिकल साइंस विद आलोक के नाम से है, पॉलिटिकल साइंस विद आलोक सिंह, पॉलिटिकल साइंस विद आलोक सिंह के नाम से टेलीग्राम चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से भी देख सकते हैं। अब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलेंगी, मतलब कोचिंग जंक्शन का प्लेटफॉर्म तो है ही है एक, लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस विद आलोक सिंह के नाम से भी टेलीग्राम चैनल पर बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी, तो हमने कहा ठीक है हम भी भैया टेलीग्राम पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग टेलीग्राम पे भी आप मुझे खोज सकते हैं, पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।